भारतीय राजनीति की वर्तमान सिचुएशन को समझना हो, इसे आप संसदीय शासन कहेंगे, राष्ट्रपतीय शासन कहेंगे या प्रधानमंत्री शासन कहेंगे? निबंध में और यात्रा वृत्तांत में कुछ अंतर भी होता है? यस सर। क्या क्या अंतर है? बेल में, परोल में और फरलों में क्या अंतर है? वेब सीरीज जो हैं ये समाज में हो रही घटनाओं का दर्शाते हैं या समाज इनसे प्रभावित होता है? एक ऑपरेशन अजय किया भारत ने, कहाँ किया और किस लिए किया गया ये? मेरा ख्याल है कि 190 सच में आपकी रेंज है इसी बार में, और इसी बार में मामला खत्म है। चित्रकूट से सीधा मसूरी की यात्रा हो सकती है। May I come in, sir? यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम है अर्पित कुमार? यस सर। तो अर्पित, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड है। और इंटरव्यू? फर्स्ट। पहला है। आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चित्रकूट की जो सभा थी उसके बहुत जिक्र हम सुनते हैं रामचरितमानस में और बाकी रचनाओं में। चित्रकूट की सभा से जो सीखने लायक बातें हैं वो कौन सी 3 बातें हैं? यस। मतलब वर्णन मत कीजिएगा कि भरत वहां पहुंचे फिर क्या, वो सब जानते हैं। उस मीटिंग में, उस सभा में जो हुआ, उससे एक सामान्य मनुष्य के रूप में मुझे क्या 3 बातें सीखनी चाहिए? सर पहली बात जो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं कि जो हमने कहीं बोला हुआ है या पास्ट में कुछ कहा हुआ है तो हमें उसकी मान्यता रखनी पड़ेगी, भले ही परिस्थितियाँ कैसे भी बदल जाए। ठीक है। दूसरी बात सर, अगर हमें लगता है कि हमसे बड़े हैं और उनका अधिकार बनता है तो भले ही हमें वो पोजीशन मिल रही है, बट हम एक बार प्रयास जरूर करेंगे कि जिनका जो अधिकार है वह उन्हें सौंपा जाए। तीसरी बात सर, भारतीय समाज में जो परिवार का मूल्य है, तो जो परिवार एक साथ आता है तो मूल्य की ओर हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो वर्तमान समय में जो एकल परिवार बढ़ रहे हैं तो सर ये भी सीख सकते हैं। चित्रकूट सभा का निष्कर्ष क्या था? यस सर। मतलब उसमें भरत ने क्या प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण जी की क्या उस पर राय थी, भगवान राम ने उसमें क्या जवाब दिया और अंत में क्या फैसला हुआ? सर भरत जी की जो डिमांड थी भगवान श्री राम से कि वह अयोध्या वापस जा करके शासन संभाले, एंड सर भगवान श्री राम का जो उसमें कहना था, ये जो उनका निष्कर्ष था वह यह था कि मैं चूंकि अपने पिताजी को ये वचन दे चुका हूँ और उनका जो भी कहना है मैं वो फॉलो करूँगा तो शासन हम आप ही संभालेंगे। सर निष्कर्ष यह निकला था कि भरत जी ने जो खड़ाऊ थी उसको सर शासन गद्दी पे रखा था और उनके ही पक्ष से शासन संभाला था। ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। तो ये बताएं कि भायप भक्ति ये क्या कंसेप्ट है और चित्रकूट सभा से इसका क्या लिंक बनता है? सॉरी सर, मैं इसे देखूंगा। क्या आपने नवधा भक्ति का नाम सुना है? यस सर। नवधा भक्ति में कौन से 9 प्रकार हैं भक्ति के? सर मैं ये भी देखूंगा। सब देखेंगे, अभी देख के नहीं है इनमें से कुछ भी। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं कि आपने क्या क्या किया हुआ इसके अलावा अब तक। सर मेरी स्कूलिंग चित्रकूट से ही हुई है एंड सर वहाँ पर मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था और यूथ पार्लियामेंट भी मैंने ज्वाइन कर रखी थी। सर मेरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, 2021 में ख़त्म हुआ एंड सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। किस कॉलेज में थे आप? दिल्ली? सर राजधानी कॉलेज। राजधानी कॉलेज में PSIR आपने पढ़ा हुआ है? यस सर। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको भारतीय राजनीति की वर्तमान सिचुएशन को समझना हो, इसे आप संसदीय शासन कहेंगे, राष्ट्रपतीय शासन कहेंगे या प्रधानमंत्री शासन कहेंगे? सर मैं इसे संसदीय शासन कहूँगा, चूँकि जो सरकार है वो बहुमत में है और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री का रोल है वो नौका में एक रास्ता दिखाने वाला रोल है उनका। तो सर ये प्रधानमंत्री शासन कहा भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर डिस्क्राइब करना है तो संसदीय शासन ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कभी कभी एक ट्रेंड आता है जिसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, और वो ट्रेंड भारत के संवैधानिक इतिहास में 4 बार आ चुका है। अनुमान से बताइए कि ये क्या ट्रेंड है, और अगर मैं कहूँ कि आजकल हम संसदीय शासन से ज़्यादा प्रधानमंत्री शासन के नज़दीक हैं, तो इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ क्या हैं? यस सर। सर ट्रेंड के जो रीजन है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी एक दूसरे के समान ही होती हैं किसी न किसी मुद्दे पे। तो जो व्यक्तित्व आता है उभर कर, जो नेतृत्व की क्षमता आती है, वोटिंग उस पर होती है जी। सर जब ये पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो सर एक व्यक्ति का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म में चेंज हो जाती है। इससे कुछ फायदे हैं सर, जो नेतृत्व मिलता है वह स्ट्रांग नेतृत्व मिलता है, जो विदेश नीति होती है सर वह भी स्ट्रांग होती है, एंड जो राष्ट्र बनता है या उसको जो जोड़े रहने की क्षमता होती है वह भी ठीक होती है। एक पुष्प था जिसकी इच्छा थी कि मैं किसी पर अर्पित हो जाऊं। यस सर। और हिंदी साहित्य में पुष्प बड़ा चर्चित हुआ। यस सर।
कौन सी कविता थी, किसकी थी और क्या कविता थी? सर पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। यह देशभक्ति से प्रेरित थी कि पुष्प भी चाहता है कि जिस पथ से देश वीर जाए। तो सुनाइए 4 पंक्तियां कौन सी थी वो, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सर चाहे नहीं में से शुरू होता है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं मैं मंदिरों में चढ़ इथलाऊं, मुझे फेंक देना वनमाली उस पथ पर जहां से मातृभूमि को शीश चढ़ावे जाए वीर अनेक। ठीक है सर। अर्पित, यस सर। क्रिकेट टीम के कैप्टन थे आप। यस सर। उत्तर प्रदेश के हैं, बताइए उत्तर प्रदेश से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सॉरी सर, मैं देखूंगा इसे। ठीक है, टीम में, भारतीय टीम में नहीं है, लेकिन कौन से महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की? सर मैं देखूंगा महिला खिलाड़ी। एक भी नहीं जानते? सॉरी सर। अच्छा, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो एक तो बताएं कि निबंध होता क्या है और इसके प्रमुख घटक या अंग क्या क्या होते हैं? सर निबंध विचारों की एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति होती है। इसके सर जो प्रमुख घटक हैं वह सर पहली बात विचार आता है, दूसरी बात सर भाषा आती है कि हम किस भाषा में उसको व्यक्त कर रहे हैं, जैसे ललित निबंध हो गया, ये दूसरे निबंधों के प्रकार हो गए। एंड तीसरी बात सर जो भी उसमें इंपॉर्टेंस बॉडी की होती है, तो एक जो व्यवस्थित क्रम होता है प्रस्तावना से लेकर के उपसंहार तक का, तो सर ये उसके घटक आते हैं। ठीक है, निबंध में और यात्रा वृत्तांत में कुछ अंतर भी होता है? यस सर। क्या क्या अंतर है? सर यात्रा वृत्तांत सर एक डायनेमिक विधा है जिसमें सर जो लेखक होता है अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करता है। इसमें हम ये उससे उम्मीद नहीं करते लेखक से कि जो विचारों की सशक्ति होगी वह उसमें होनी चाहिए, बट सर अगर निबंध है तो सर व्यवस्थित होना चाहिए और जो विचार हैं वो महत्वपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, कुछ प्रमुख निबंधकारों का नाम बताएं। यस सर। सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। ठीक है, आप चित्रकूट से रहने वाले हैं और चित्रकूट में एक विख्यात जेल है या कुख्यात जेल है? सर विख्यात जेल है। अच्छा, किस वजह से विख्यात है? सर ये अभी नई जेल बनी है, जो बांदा जेल थी उसका सर जो वहाँ पे दबाव बन रहा था कैदियों का, उसको शिफ्ट करने के लिए रगौली में जेल बनाई गई है। एंड सर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी ठीक है, और सर जो एक ओपन जेल का कॉन्सेप्ट होता है उसको भी यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। ठीक है, और कुछ कारणों से ये बदनाम भी रहा है? यस सर। क्या? सर एक क्रिमिनल थे, तो सर जो जेल क्रिमिनल थे, बड़ा सम्मानजनक तरीके से। ठीक है, बताइए कौन थे? सर एक अतीक अहमद का जो बेटा था वह चित्रकूट जेल में था, रगौली जेल में, और उनकी जो वाइफ थी वह बिना परमिशन उनसे रेगुलर मिलने आ रही थी, तो सर यह केस हुआ था। अच्छा, चित्रकूट शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। कितने विश्वविद्यालय हैं इस छोटे से शहर में? सर 2-3 प्रॉपर विश्वविद्यालय हैं एंड कुछ सर ब्रांचेज हैं, जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ब्रांचेज हो गई। जो तथाकथित प्रॉपर विश्वविद्यालय है वो कौन कौन से हैं? यस सर। सर एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा निर्मित दिव्यांग विश्वविद्यालय है। दूसरा सर जो चित्रकूट का पार्ट एमपी साइड में पड़ता है, वहाँ पर नानाजी देशमुख द्वारा निर्मित ग्रामीण विश्वविद्यालय है, जो एशिया का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। सर दोनों में कोई संबंध है, जेल का होना और विश्वविद्यालय का होना? सर विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व है उसको ठीक किया जाता है, एंड जेल में सर जो अपराधियों का व्यक्तित्व है अगर सुधारने की संभावना होती है तो वहाँ पर वह ठीक किया जाता है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है अर्पित। अर्पित का मतलब तो आप बता ही देंगे, लेकिन आपको लगता है कि मूल कर्तव्य में इस शब्द का होना जरूरी था? सर इस शब्द की जो भावना है वह संविधान के आदर्शों के प्रति, जो हमारे देश के महान व्यक्तित्व थे उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, तो सर ये उसमें नहीं थे मूल कर्तव्यों में। ये शब्द है कहीं वहाँ? सर शब्द की भावना नहीं थे सर। चलिए, धन्यवाद अर्पित। थैंक यू सर। अभी हम जेल की बात कर ही रहे थे। यस सर। मान लीजिए आप IPS बन जाते हैं, यस, तो जेल सुधारों में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप? 2-3 मुख्य बिंदु। सर पहला जो ओवर क्राउडेड जेल है हमारी, उनको मैं ठीक करना चाहूँगा। कैसे करेंगे? सर जैसे कि चित्रकूट में हुआ है, जो वहाँ की बांदा की जेल थी ओवर क्राउडेड थी, तो हमने एक पेरीफेरी में दूसरी जेल बनाई है। अगर यह संभव नहीं होता है तो सर वहीं पर बैरक बढ़ा करके या जो ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ा करके ठीक करना पड़ेगा। एंड सर अभी इसके लिए एक प्रयास भी हुआ है भारतीय न्याय संहिता बिल में, जो कम्युनिटी सर्विस है। ठीक, हमने कई सारे क्रिमिनल केसेज में जेल की जो व्यवस्था है वो ठीक कम की है, सिविल पेनल्टी बढ़ाई है। ठीक है, अंडर ट्रायल्स को बेल अगर दे दें हम, यस सर, क्या उससे भी समाधान मिलेगा आपको? सर अगर क्राइम छोटा है, इतना गंभीर क्राइम नहीं है, तो अगर हम बेल देते हैं तो समाधान मिलेगा। बेल में, परोल में और फरलो में क्या अंतर है? यस सर। सर दोनों ही सर ये इमीडिएट 3 शब्द हैं। यस सर। बेल है, परोल है, फरलो है। सर लास्ट के 2 का अंतर तो सूक्ष्म तरीके से नहीं पता है, बट बेल सर एक जेल जाने के पहले दी जाती है जो इंटरिम बेल होती है, एंड दूसरी सर जेल जाने के बाद भी दी जाती है जो एक बॉन्ड के आधार पर दी जाती है। ठीक है। एंड पैरोल और फरलो सर ये जो तात्कालिक रिहाई के लिए होता है, जो कुछ समय के लिए होता है। इनमें विवाद क्यों होता है इतना?
परोल को लेकर, फरलो को लेकर? सर कहीं ना कहीं इनमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं वह बढ़ जाती हैं, और हमारे पास क्लियर मानक नहीं है कि हम कब इनको देंगे और किसको देंगे। ठीक है, देखिए 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। यस सर। भारत समेत विश्व में कुछ ऐसे परिवर्तन का जिक्र करें आप जो आप इस वर्ष में देखना चाहते हैं या देख सकते हैं। यस सर। भारत की राजनीति में, विश्व की राजनीति में या अर्थव्यवस्था में मुझे 4 परिवर्तन बताएं आप। सर पहला, भारत की राजनीति में मैं मजबूत विपक्ष को देखना पसंद करूंगा। ठीक है। दूसरा सर, जो वर्ल्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर सर एक स्टेबल इलेक्शंस हो एंड स्टेबल गवर्नमेंट्स हैं वो। तीसरा सर, जो AI का कॉन्सेप्ट आया है उसमें सर जो रेगुलेशंस की बात हो रही है ग्लोबल लेवल पर, उसमें कुछ अगर मानक किए जा सकते हैं तो वो ठीक करने के मतलब वो देखना चाहूँगा। और चौथा सर, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भारत की जीत देखना चाहूँगा। वर्ल्ड कप से अगर हम जीत भी जाते हैं यस सर, तो भारत की व्यवस्था, भारत की प्रगति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जो स्पोर्ट्स का रिवेन्यू है वह बढ़ेगा, एंड वर्ल्ड कप जीतने से सर जो टीम का मोराल है वो ठीक होगा, तो जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम क्रिकेट के प्रति बहुत झुके हुए हैं, बाकी स्पोर्ट्स को हमने अनदेखा किया हुआ है? सर स्थिति अब ठीक की जा रही है। पहले ऐसा था कि क्रिकेट डोमिनेट करता था, बट अब जो हॉकी है एंड जो फुटबॉल्स हैं, तो जो नेशनल लीग हो रही है फुटबॉल में सर, तो वह भी आगे आ रही हैं। चलिए, आर्कटिक परिषद का नाम सुना आपने? यस सर। क्या है ये? सर ये आर्कटिक क्षेत्र में जो जैसे आर्कटिक के क्षेत्र से जुड़े देश हैं, रसिया हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, US हो गया, तो उन सब की एक परिषद है जो आर्कटिक क्षेत्र को गवर्न करती है। भारत का स्थान कहाँ है इसमें? ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में सर। तो भारत ऑब्जर्वर क्यों है वहाँ पर? हमें क्या मिलेगा वहाँ पर जाने से? सर भारत के कई सारे फायदे हैं आर्कटिक में, जैसे कि अगर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का, तो एक नया सी रूट खुल सकता है, वो हमारा फायदा हो सकता है। दूसरा सर, जो वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी के लिए आर्कटिक एक उपयुक्त जगह है। तीसरा सर, जो आर्कटिक के रिसोर्सेज है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारा जो वहाँ पे हमें मिलेंगे रिसोर्सेज वहाँ के? सर आर्कटिक अभी सर ग्लोबल कॉमन के रूप में आता है, तो सर हमें भी मिलेंगे अगर वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज आते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में जो सैन्यकरण है वो बढ़ गया है। यस सर। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, किस कारण से सैन्यकरण बढ़ा है वहाँ पर? सर चूँकि जो देशों के हित हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनमें, तो सर जो पेरीफेरी में देश हैं लाइक रसिया हो गया या चाइना हो गया, तो सर उनके इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सैन्यकरण भी बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में किस देश ने नाटो ज्वाइन किया है आर्कटिक से? सर स्कैंडिनेवियन कंट्री में से फिनलैंड ने। और कौन ज्वाइन करने वाला है? सर यूक्रेन की बात हो रही थी। आर्कटिक में है वो? नहीं सर, वो आर्कटिक में नहीं। सॉरी। चलिए, एक कंसेप्ट आता है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। यस सर। क्या है ये? सर कोविड में हमने ये देखा था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वह चाइना अगर चाहे तो डिसरप्ट कर सकता है। तो सर एक विचार है कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये सप्लाई चेन से, तो चाइना के अलावा एक विकल्प और होना चाहिए ताकि चाइना को डोमिनेंस ना रह पाए ग्लोबल ट्रेड पर। विकल्प कौन होगा वो? सर वो है सर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हो सकती हैं, वो इंडिया भी हो सकता है। एक नाम ले अगर आप तो? सर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, जिसका सर कॉर्पोरेट टैक्स इस समय कंडीशन किसकी बेटर है? सर इंडिया की बेटर है। इंडिया की बेटर है। ठीक है, थैंक यू सर। अर्पित, यस मैम, ये बताइए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपने सुना होगा, है ना? क्या है ये? मैम ये जो गरीबी की परिभाषा होती है उसको ये व्यापक रूप में नापता है कि जो मानव होता है तो सार्थक मानव होना चाहिए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड भी आते हैं। ठीक है, इसका एक इंडियन वर्जन भी है। यस मैम। है ना? उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? सॉरी मैम, इसे देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं। इसमें जो इसके डेटा हैं, है ना, इसमें 2014-15 से और अभी तक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? मतलब कि पॉवर्टी जो है वो कम हुई है। तो जब अगर पॉवर्टी की जो परसेंटेज है अगर वो कम हुई है, तो हम फिर पॉलिसी इंटरवेंशंस जो हमारे हैं, जैसे फ्री फूड देना, है ना, तो ये अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना? हम क्यों खर्च करें जब पॉवर्टी कम हो गई है, फिर भी हम फ्री फूड दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या हमें फ्री फूड प्रोवाइड करना बंद कर देना चाहिए या किसी और तरह का कोई इंटरवेंशन हमें करने की ज़रूरत है? मैम जो अभी रिसेंट डेटा आया नीति आयोग का, उसमें जो ये पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल वो 11.2% है। ठीक है। एंड मैम ये बहुत बड़ी संख्या होती है 1.4 बिलियन के कंपैरिजन में। एंड जो अभी कोविड से जो डिसरप्शंस हुए थे उसकी वजह से भी हमारी बहुत बड़ी आबादी जो फूड की समस्या थी उससे गुजर रही थी। तो अगर हम इन्हें अचानक बंद करते हैं तो मैम ये समस्या हो जाएगी, जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो स्थिति वो और बिगड़ सकती है। तो मैम अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें, जो हम फ्री दे रहे हैं तो इसको पूरी तरह सब्सिडाइज ना करके कुछ इसकी कीमत ले लें, तो मैम ये सस्टेनेबल भी हो जाएगा एंड हम इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं, यस मैम, है ना, और टाइगर्स के नंबर को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ना?
तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाने चाहिए, जो कहीं ना कहीं हम केवल टाइगर पे ही फोकस कर रहे हैं और टाइगर्स के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर भी हम प्रोजेक्ट टाइगर पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक और इंटरनेशनल अलायंस भी हमने किया है, बिग कैट अलायंस। तो क्यों, क्या ज़रूरत है इस तरह के स्टेप्स लेने की? मैम हमने और स्टेप्स ले रखे हैं, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाने के लिए इंटरवेंशंस हो गए। क्या है इंटरवेंशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए? मैम जो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की आती है, और जो तारें होती हैं ऊपर वो उनसे टकरा करके उनकी डेथ होती है। तो हम उनको प्रयास चल रहा है कि जो अंडरग्राउंड तारें हों वह कर सके, एंड जो पाकिस्तान से थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि वो शेयर करती हैं टेरिटरी, तो उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। आप हिंदी वेब सीरीज है ना देखते हैं? ठीक है, तो वेब सीरीज जो हैं ये समाज में हो रही घटनाओं का दर्शाते हैं या समाज इनसे प्रभावित होता है? मैम दोनों चीज़ें हैं, परस्पर संबंधित है। इनका जो कंटेंट होता है तो वह समाज से लिया जाता है, एंड जो जिस प्रकार दिखाया जाता है तो उससे समाज प्रभावित भी होता है। कौन रेगुलेट करता है OTT को? मैम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, IT। क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स? मैम 3 टायर सिस्टम है जिसमें सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा दिया गया है। जो OTT बॉडीज हैं उनसे कहा गया कि वो सेल्फ ग्रीवेंस सिस्टम अपनाएंगी, एंड फिर जो तीसरे स्तर पर है वो एक कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अगर हम अपने देश में देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं मंदिर को लेके एक रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, है ना? चाहे आप उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर देख ले, है ना, बनारस में देख ले, वाराणसी में देख ले, अयोध्या देख ले, तो इससे महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम इतना ज़्यादा मंदिर पे फोकस कर रहे हैं? मैम जो हमारी इकोनॉमी है वह सर्विस सेक्टर से गवर्न होती है, एंड जो हमने देखा कि जो टूरिज्म का पोटेंशियल है हमारे यहाँ, तो वह रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत अधिक है, चाहे वह अयोध्या हो या चित्रकूट खुद हो या उड़ीसा हो। तो मैम एक इकोनॉमिक रीजन है। दूसरा मैम चूँकि हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो जो आस्था का विषय होते हैं, तो मतलब भारतवासी रैशनल नहीं है? नहीं मैम है, बिल्कुल रैशनल है। तभी तो फिर हम ज़्यादा रिलीजियस हैं। मैम ऐसा नहीं है कि जो रैशनल है वो रिलीजियस नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, बताइए। तो इससे महिलाओं पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा उनकी स्थिति पर? क्या उनकी स्थिति में सुधार आएगा या कहीं ना कहीं और हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करेंगे, प्रेजुडिस हो जाएंगे कि महिलाओं को पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा आगे होती हैं? मैम अगर ओवरऑल प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए, एंड जो भी मंदिरों में प्रवेश की समस्या आती है, अगर उनको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, एंड जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पर महिलाओं का चूँकि डोमिनेंस होता है हॉस्पिटैलिटी में, तो मैम उनकी स्थिति ठीक भी होगी इससे। तो पुजारी तो महिलाएं नहीं होती हैं? यस मैम। फिर मैम प्रयास किए जाना चाहिए कि महिलाएं भी पुजारी हों। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अर्पित, यस सर। आपने BA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। मुझे ये बताइए कि स्टेट नेशन और नेशन स्टेट, यानी कि राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य, इसमें क्या फ़र्क है और भारत के ऊपर क्या चीज़ फिट बैठती है? सर स्टेट एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है जहाँ पर एक टेरिटरी होनी चाहिए, कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, साथ ही जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है वह होना चाहिए। वहीं पर सर नेशन एक भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, लोगों का आपसी जुड़ाव होना चाहिए, सांस्कृतिक का समन्वय होना चाहिए उनमें। एंड नेशन स्टेट सर जहाँ पर कई सारी राष्ट्रीयताएँ हैं उनको अगर साथ में लेकर स्टेट चल पा रहा है तो नेशन स्टेट होता है। क्या ये कौन सी इसमें से अवधारणा भारत के ऊपर उपयुक्त है? मैम सर भारत स्टेट भी है, नेशन भी है, नेशन स्टेट भी है। ऐसा? अच्छा, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ के देशों के लिए? शुरुआत में कहाँ से आया है और किन पे ज़्यादा फिट बैठता है? सॉरी सर ये मैं देखूँगा। आप नहीं जानते हैं? अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई बिल राज्य जो विधानसभा है उससे पारित हो जाता है और गवर्नर के पास पहुंचता है, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, कितने ऑप्शंस रहते हैं और क्या क्या है वो? सर पहला ऑप्शन है कंसेंट दे दे तो सर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास रिजर्व रखे। तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट के लिए सर वो उसको रिजर्व कर दे। मतलब अपने पास भी रिजर्व रख सकता है और प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व कर दे, ये अलग अलग उसके पास ऑप्शंस हैं? यस सर। अच्छा, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें अब अनिश्चित काल तक के लिए रिजर्व नहीं कर पाएगा। अगर उसको रिजर्व करना है तो सर उसको वापस भेजना पड़ेगा, और अगर दोबारा आता है स्टेट असेंबली से तो सर फिर उसको कंसेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? सॉरी सर एग्जैक्ट भूल गया। अच्छा, जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, यस सर, इसका क्या, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं उसको? सर प्रेसिडेंट के पास दोनों ऑप्शन है, वह कंसेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्या वापस भी भेज सकते हैं? यस सर। तो कितना ऑप्शन हो गया सर? एक तो देने का हो गया, हाँ। एक ना देने का हो गया, और एक वापस भेजने का हो गया सर। ठीक है।
अभी मुझे आप ये बताइए कि एक ऑपरेशन अजय किया भारत ने, कहाँ किया और किस लिए किया गया ये? यस सर, जो हमारे कुछ सिटीजन्स थे वो फॉरेन में कुछ फॉरेन में कहाँ? सर एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही, उन्हीं को वो वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय किया गया था। अच्छा, ये इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें भारत की क्या स्टैंड है? सर भारत का स्टैंड ये है कि जो टेररिज्म है किसी भी प्रकार का वह नहीं होना चाहिए, एंड जो हॉस्टेजेस बनाए जा रहे हैं ये भी अनैतिक है और ये भी नहीं होना चाहिए। एंड इजराइल और हमास दोनों बैठ करके जो ह्यूमन कॉरिडोर है उनकी स्थापना करें एंड डिप्लोमेसी के द्वारा अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करें। अच्छा, और ये हुती विद्रोही कौन है और उनका क्या इसमें स्टेक है इस सारे मामले में? सर वह हमास के प्रति सर एक प्रो फीलिंग्स शेयर करते हैं एंड ईरान द्वारा बैक्ड होते हैं, तो सर वह एक प्रॉक्सी। और कहाँ सक्रिय हैं वो वैसे? सर यमन के कुछ पार्ट्स में। ठीक है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो भी बुंदेलखंड से, तो ये बताइए कि बुंदेलखंड को क्या एक अलग राज्य के रूप में बना देना चाहिए? सर काफ़ी समय से ये मांग होती रही है, बुंदेलखंड के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए और उसके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ना होते हुए। हालांकि सर अब उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे कि नोएडा की तर्ज पर एक बीडा बनाया गया है एंड एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो बनाना चाहिए या नहीं? सर अगर लोगों की मांग है एंड सर ये कमेटीज की जो सर्वेज है उनसे जायज़ होती है, तब हम कुछ इसमें एक्शन ले सकते हैं। इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि बुंदेलखंड के ज़िले आधे आधे बटे हुए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में? सर दोनों तरह के इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव्स भी और निगेटिव्स भी। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या समझते हैं? सर क्लाउड कंप्यूटिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आईटी का, वह सर शेयर किया जाता है एंड वह यूजर के पास नहीं होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो उनको रेंटल पे या कॉन्ट्रैक्ट पे अवेलेबल कराती हैं। गवर्नमेंट स्कीम बता सकते हैं जो इसका इस पे आधारित है? सर एक मेघदूत योजना है। अच्छा, और कोई? सर कुछ राज्य स्पेसिफिक योजनाएं भी हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अर्पित, ये बताइए कि आज से 10 साल के बाद मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यूपीएससी का इंटरव्यू 5 मनुष्य ना लेकर 5 AI बेस्ड रोबोट्स लेंगे, तो इमेजिन कीजिए कि सिचुएशन आ रही है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? सर फायदे तो पहला ऑब्जेक्टिवनेस बढ़ेगी, उसमें जो रैंडमनेस है अभी वह ख़त्म हो जाएगी। एंड सर जो दूसरा फ़ायदा वह होगा कि जो हमारी नीड्स होंगी हम वो चेक कर पाएंगे, अगर हमने अच्छे से प्रोग्रामिंग कर दी कि हमें क्या कैंडिडेट में चाहिए। कुछ निगेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि सर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको जांच करना, क्योंकि वह अगर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो ठीक तरह से जांच पाएगा कि ये कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। सर कुछ एक ही निगेटिव्स याद आ रहे हैं। आपको सच में लगता है कि AI आज से 10 साल के बाद इस लेवल पर होगी कि वो इंटरव्यू लेने जैसे काम कर सके, या 20 साल बाद? सर AI में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो यह तो हो सकता है कि उसका ये लेवल बन जाए, बट सर ये रेगुलेशंस के ऊपर है कि हम उसको परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। और आपकी राय क्या है, परमिशन देनी चाहिए या नहीं? सर ब्यूरोक्रेसी में, सर इंटरव्यू में सर चूँकि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू एक बड़ा इंटरव्यू है एंड हम देश के ब्यूरोक्रेट्स का चयन कर रहे होते हैं, तो हमें मानवीय इंटरवेंशंस की आवश्यकता पड़ती है कि कैंडिडेट सूटेबल है, एथिकल है, मोरल है एंड उसमें एफिशिएंसी है या नहीं। तो सर मुझे नहीं लगता कि अभी दी जानी चाहिए नियर भविष्य में। चित्रकूट के साथ निराला जी का और तुलसीदास जी का क्या संबंध था? सर तुलसीदास जी का संबंध याद है। एक लाइन कही जाती है, चित्रकूट के तट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यानी कि जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के उनको दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को, वो चित्रकूट में ही हुए थे और उन्होंने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया चित्रकूट का, तो उसमें रामचरितमानस में। आंसर निराला जी का मैं देखूंगा। ठीक है, शुक्रिया अर्पित, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कमिंग सर। यस, आइए, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। ये आपका 3rd अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू? नहीं सर, 2nd अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। 2nd है और पहला इंटरव्यू है, ठीक है। और कितने मॉक इंटरव्यू दिए अब तक आपने? 8-9 दिए। क्या सलाह मिली जनरली आपको? सर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, नर्वस नहीं होता हूँ एंड जहाँ पे ओपिनियन मांगा जाता है ठीक से देता हूँ एंड सर नंबर भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 190 की रेंज में। 190 मिल रहे हैं? यस सर। आज आप कैसे परफॉर्म कर पाए अपने हिसाब से? सर आप बैठे तो थोड़ा नर्वस था। अच्छा, क्या बात है। चलिए, मतलब आज की परफॉर्मेंस 190 वाली तो नहीं है, उससे थोड़ी कम है, लेकिन आपका पोटेंशियल ज़रूर है 190 या उससे ज़्यादा का भी। तो अच्छी बात यह है कि आप दबाव में नहीं आते, मुस्कुराते रहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा खासा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा, एक तो क्या कि मैं देखूंगा ये ना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपसे कुछ भी कहते हैं कि इसके बारे में बताओ, खट से बोलते हैं मैं देखूंगा,
ऐसा लग रहा है कि मैं देखूंगा आपका आंसर है बेसिकली, और ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या करना है कि इसको चेंज करके, कभी है कि सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी सर मैं इस पर थोड़ा स्टडी कर लूँगा, मैं इसको देख लूँगा, है ना। एक ही लैंग्वेज बार बार नहीं बोलनी है, लैंग्वेज चेंज कर करके। सॉरी वाला भाव ज़्यादा है, ये भाव ज़्यादा ना है कि चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, ये भाव नहीं आना चाहिए, है ना। दूसरा, आप जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी आप बोलते हैं अंग्रेजी माध्यम में, कि मैं वहाँ जा रहा था एंड रास्ते से कोई आ गया एंड। ये एंड क्या होता है भाई? हिंदी के वाक्य में एंड लगाने की क्या जरूरत है? और बोलो। आपको लग रहा है ऐसा नहीं बोला आपने, रिकॉर्डिंग मिलेगी, देखना ध्यान से शुरू के हिस्से में विशेष रूप से। तो ये मतलब अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरी हो। कोई तकनीकी शब्द है, हिंदी में नहीं बोल सकते उसको, पर ये एंड और तो ऐसा शब्द नहीं है कि उसको हिंदी में नहीं बोल सकते, है ना। तो वाक्यों को हिंदी का ही रखिए, और वो उससे थोड़ा नकलीपन सा लगता है। तीसरी बात ये है कि आपको किसी ने ये ज्ञान दिया है कि स्माइल करते रहना है। स्माइल करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नहीं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ स्माइल की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी स्माइल कर रहे हैं। जैसे प्रश्न सुनते हुए स्माइल करना, कहीं उत्तर नहीं आता वहाँ स्माइल करके कहना कि मैं देखूंगा। तो स्माइल कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक है। यस सर। तो जब आप अपना रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, इस पर्सपेक्टिव से ध्यान से देखना, तो बात समझ में आएगी। बाकी आपने आते ही जब मैंने नमस्ते किया तो मैडम को किया, उसके बाद चेयरपर्सन को किया। शायद किसी ने आपको सलाह दी होगी, ऐसा कई लोग सलाह देते भी हैं। हमारी जनरल एडवाइस ये है कि चेयरपर्सन को पहले कर दीजिए, ठीक है सर, फिर मैडम को, फिर बाकी मेंबर्स को। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो चेयरपर्सन है यूपीएससी में नंबर वो देगा आपको। तो बिना बात क्यों पंगा मोल ले रहे हो भाई, है ना। यहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ चेयरपर्सन सबसे पहले। समझ पा रहे इस बात को? चित्रकूट आपका वो एरिया है जहाँ पर खूब सवाल पूछे जाने की संभावना है। यस सर। तो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक है, लेकिन वो मेंबर ही क्या जो फंसा ना पाए, तो हमने फंसा दिया वो कहीं कहीं। चित्रकूट को ठीक से पढ़ लीजिए, और रामचरितमानस का वो हिस्सा आपने देखा ही होगा। तुलसीदास वाला आपने अच्छा बताया। निराला जी की कविता है, उस कविता का नाम तुलसीदास है। उसमें तुलसीदास के पूरे जीवन के बारे में लिखा है उन्होंने, बड़ा अच्छा लिखा है। उसी कविता में तुलसीदास चित्रकूट में उनका क्या पूरा अनुभव रहा उसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। ठीक है। और भायप भक्ति जो है, राम भक्ति में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि भरत की भक्ति राम के प्रति जो है उसका नाम भायप भक्ति है। एक भाई की भक्ति बड़े भाई के लिए। और ये यूपीएससी में खूब क्वेश्चंस भी आता रहा है पहले पुराने ज़माने में, जब ये हिस्सा पाठ्यक्रम में था। अब भक्ति का जिक्र आएगा तो फिर नवधा भक्ति पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो भक्ति काल वाला हिस्सा, विशेष रूप से तुलसीदास जी वाला हिस्सा, राम भक्ति का भी वाला ठीक से देख लीजिए। ठीक है सर। और चित्रकूट में जो विश्वविद्यालय है वो ग्रामीण विश्वविद्यालय नहीं है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। उसका नाम कम से कम ठीक बोलिए, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। उसको स्टडी कर लीजिए, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है। सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और पुष्प की अभिलाषा ठीक है, ये तो एक रैंडम सवाल था, तैयारी करने वाला मामला था भी नहीं। आपकी ड्रेसिंग अच्छी है। टाई को लेके मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो जो डॉट रोड्स हैं थोड़े से हल्का सा आंख में बहुत ब्लू पे कैसी रहेगी, सुकून देने वाले नहीं है। बुरा नहीं है, लेकिन कोई सुकून देने वाली टाई हो ना, प्लेन टाई हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। और कोट में जो ऊपर आपने ये निकाल लूंगा, क्या है, बटरफ्लाई लगा रखी है। लोगो है सर, लोगो है ब्रांड का, तितली जैसा लग रहा है कुछ, इसको निकाल दिया सर। वो यूपीएससी में सूट नहीं करता। बाकी डायरेक्ट बोलिए। सर ने पूछा कि बुंदेलखंड को क्या राज्य बना देना चाहिए, आपने ठान लिया कि बोलूंगा नहीं साफ साफ। आपने कहा सर मतलब अगर जरूरत हो तो बना देना चाहिए, मतलब रिपोर्ट आएगी, कमेटी आएगी तो। उनकी फिर कहा कि आपकी राय क्या है। फिर आपने सीधे नहीं बोला। अरे सीधी बात करो। मेंबर्स चाहते हैं कि आप सीधा स्टैंड लें, फिर जस्टिफाई करें। मेरे ख्याल से आपको बोलना चाहिए था कि सर मेरी राय में राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे राज्य बनाना चाहिए तो लगेगा कि आप भी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में हैं। राज्य नहीं बनाना चाहिए। इससे बहुत बेहतर है कि सड़कें बनाएं, परिवहन के साधन सुने, ट्रेन अच्छी हो, इंटरनेट की सुविधाएं अच्छी हो, उससे काम चल सकता है अच्छे से। डेवलपमेंट काउंसिल हो। यदि इन सब से भी बात ना बने तो राज्य के बारे में सोचना चाहिए, फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। जब आप डायरेक्ट स्टैंड लेंगे, और वो भी ऐसा स्टैंड जो आपके सामान्यतः हित में नहीं जा रहा है, तो इससे हम कन्विंस होंगे, आप नच कर पाएंगे कि आप ही सही उम्मीदवार हैं जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो बातें हैं सब शानदार है, और
मेरा ख्याल है कि 190 सच में आपकी रेंज है इसी बार में, और इसी बार में मामला खत्म है। चित्रकूट से सीधा मसूरी की यात्रा हो सकती है। सर 2 फरवरी को इंटरव्यू है मेरा, तो अभी और मौक दूँ या छोड़ दूँगा? देखो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मौक वहाँ दो जहाँ ठीक सलाह मिले। नीम हकीम खतराए जान बोलते हैं ना। तो ठीक मेंबर्स हो तो ज़रूर मौक दीजिए, और 8-9 के बाद कोई मतलब रह नहीं जाता है। अब आप तैयारी कीजिए 8-10 दिन, और ज़रूरी लगे तो एक मौका अंत में किसी ऐसी जगह जहाँ आपको भरोसा हो कि सही सलाह मिलेगी, वहाँ दीजिए। ठीक है सर। वरना अपने दोस्तों को दे लीजिए, वो भी ठीक है, इतना भी काफ़ी है। थैंक यू सर। ठीक है अर्पित, शुभकामनाएं, और सीधे मसूरी पहुँचो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।